एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देश में जो सरकार है वो सरकार हमेशा कहती रहती है कि ये संवेदनशील सरकार है, सर्वसमर्पक सरकार है और सारे लोगों को साथ लेके चलने में उनका विश्वास है। और इसी देश में ऐसे कोई सीनियर सिटीजन थे जो आज भी उपेक्षा उनकी हो रही है, कड़ाके की ठंड में वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी खुद की पेंशन के लिए। ईपीएफ 91 पेंशन योजना जो लागू की गई उसके लिए 67 लाख पेंशनर जो आज प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, वो कड़ाके की ठंड में हो, धूप में हो या बारिश में हो, अपने हक के पैसे के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000 रुपए की पेंशन दी जाती थी मैडम, बढ़ाकर 3000 रुपए दी गई और 3000 में उसको कहा गया कि आप अपना घर चलाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो। आज ऐसी अवस्था है कि पेंशन की राह देखते देखते बहुत सारे लोगों के प्राण त्याग दिए गए, लेकिन उनको वहां से कोई न्याय नहीं मिला। मैं सरकार के माध्यम से एक मांग करना चाहूंगा, अगर वो संवेदनशील सरकार है और उसका प्रमाण देना चाहती है तो निश्चित रूप से जो 67 लाख पेंशनर यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार का बल बढ़ाने का काम किया है, निम्न सरकारी योजनाओं में काम किया है, कोश्यारी कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट यहाँ आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दिया है कि उनको 9000 रुपए की पेंशन लागू की जाए और उनके हेल्थ सर्विसेज की योजनाओं में दखल दी जाए और उनका आगे का स्वास्थ्य जीवन जाने के लिए, उनको एक आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए ये सहायता निश्चित रूप से शासन की ओर से, सरकार की ओर से होना बहुत जरूरी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉस रोड्स को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के.आर. मलकानी ने लिखा था, I would like to quote, to threaten the liberty of the press, to threaten the liberty of the press for the sole offense of the non-conformity to official view may be a handy tool for tyrants, but only a crippling curtailment of the civil liberty in a free democracy. A government can always learn more bona fide criticism of the independent thinking citizen than the fulsome flattery of the sultans. sultans का मतलब क्या होता है? अखिल अध्यक्ष महोदय, मलकानी जी और आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप आदेश को रद्द कर दिया और सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान का लाभ अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके न आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने
न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपुल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है अध्यक्ष महोदय। साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है अध्यक्ष महोदय। और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता,
एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ यानी स्ट्रांग यूनियन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे।
तो हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है अध्यक्षों। महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गई है, पर वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है, उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए हैं, समाज के कमजोर वर्गों के रक्षा के लिए है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भावना के साथ यह काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज का के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर समाज जो हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संदेश। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मूल भावना को ताक पर रख दिया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान के मूल्यों को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को समुचित विकास, उनके समुचित विकास को अपना यह लक्ष्य बनाया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और अध्यक्ष महोदय ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से अपना पक्का मकान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, हर घर में शौचालय बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप विमेन डेवलपमेंट के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है और इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तिकरण भी यह सुनिश्चित होगा। इसी सोच के तहत अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए साल 2019 में संविधान संशोधन किया गया है। इसके लिए हमने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का अवसर प्रदान किया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के। अध्यक्ष महोदय, समग्र और समावेशी विकास के सभी काम हमारे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों
के यह जीवंत रूप हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम किया है, बल्कि संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी हमारी सरकार ने लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमें भारतीयता से पुनः परिचित कराया है, हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का यह संदेश दिया है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें भगवान श्री राम, मां सीता जी और प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर भी अंकित है। अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख्य पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है, और अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। हमारा संविधान और उसमें उकेरी गई आकृतियां हमारी सर्वोत्तम विरासत, समृद्ध इतिहास और महान परंपरा की यह वाहक है। इसी परंपरा को हम विकास भी, विरासत भी की भावना के साथ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं भारत लोकतंत्र की जननी। हमारे लोकतंत्र की महानता के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था, एंड आई कोट, देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज स्टडीड विद रिपब्लिक्स एंड इवन वेयर देयर वर monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that Indians did not know parliament or parliamentary procedure. A study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments for the Sanghas, but they knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी ही महान परंपरा का हिस्सा है, और यह हम सभी के लिए गौरव और यह स्वाभिमान की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान अथक परिश्रम और विचार विमर्श का यह परिणाम है। इसके निर्माण में शामिल सभी महानुभाव, महान देशभक्त, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के.एम. मुंशी, तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो मैं बोल रहा हूं वह सच्चाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने हमारे संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एच.बी. कामत, पी.एस. देशमुख, आर.के. सिधवा, शिवलाल सक्सेना, ठाकुरदास भार्गव, के.टी. शाह और हृदयनाथ कुंजरू आदि जैसी महान विभूतियों ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमारे संविधान को समृद्ध किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार बी.एन. राव और इसके मुख्य मसौदाकार एस.एन. मुखर्जी अपने असाधारण योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अमूमन जब भी संविधान की बात की जाती है तो हम फाउंडिंग फादर्स की बात तो करते हैं, लेकिन फाउंडिंग मदर्स की बात नहीं करते। लेकिन आज मैं भारतीय गणतंत्र की उन फाउंडिंग मदर्स को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जितना कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का रहा है। यहां मैं एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो संविधान सभा की उन महिला सदस्यों की भूमिका का वर्णन करती है
जिनके योगदान का इतिहास द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक पुस्तक का नाम है फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक यह किताब संविधान की महिला सदस्यों का जीवन चित्रण करते हुए संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर विस्तृत प्रकाश डालती है। जब 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर अध्यक्ष महोदय जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में 11 महिलाएं भी शामिल थी। उनके नामों का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा और मैं मानता हूं कि उल्लेख करना इस संसद के समक्ष आवश्यक भी है। जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधन, हंस मेहता, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुरैशिया, एजाज रसूल, कमला चौधरी और एनी मैस्करी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस सदन और देश के द्वारा अपनी संविधान सभा की महान महिलाओं को हर्ष ध्वनि के साथ उनकी सामूहिक सराहना की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारत और भारतीयता के मूल विचार की यह उपज है। भारतीय संविधान का संविधान निर्माण और लोकतंत्र के वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और एक अनूठा अनुभव भी है। अध्यक्ष महोदय, जब अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, तो उनका संविधान कॉलोनियल रूलर्स का एक पार्टिंग गिफ्ट था। इसके विपरीत भारतीयों ने अपना संविधान अपने लिए खुद रचा है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, कई पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज और उनके संविधान ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए, लेकिन भारतीय संविधान तमाम ऑनस्लॉट्स और चैलेंजेस के बावजूद बिना अपनी मूल भावना को खोए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह है भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविधि और संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव। और आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही, यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशर खन्ना की आत्मकथा नाइदर रोजेस नॉर थॉर्न्स नामक किताब से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, आई टोल्ड माई यंगर सिस्टर संतोष, I told my younger sister Santosh, I have prepared a judgment which is going to cost me the Chief Justiceship of India, unquote. 1976 की में घटना घटी, मैं 1976 में घटी। इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंडिंग
डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह वर्ष 1973 में भी सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस J.M. शेलर, K.F. हेगड़े और A.N. ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरिटी में चौथे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि वे तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। उन तीनों जजों ने एक तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं। यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का एक महापाप था। अध्यक्ष महोदय, और मुझे हैरानी होती है कि आज इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौके पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी किताब नहीं। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर से अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है। इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उससे संशोधन करने का भी अधिकार दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक कल्याण था। अध्यक्ष महोदय, लोगों का सशक्तिकरण था। अध्यक्ष महोदय, हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग हमने प्रशस्त किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी सामाजिक न्याय की यह भावना से ही प्रेरित था। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, 70 वर्षों से हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम करोड़ों उद्यमियों के लिए तो एक समस्या था ही, यह देश की एकता में भी बाधक था। हमने जीएसटी कानून बनाया। यह कार फेडरलिज्म के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने की
कि हमारे प्रयास को यह दर्शाता है। अब जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से, अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से टैक्स दरें निर्धारित की जाती हैं। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हुआ है। लोगों का जीवन, अध्यक्ष महोदय, यह आसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी स्वीकार किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस कानून की प्रशंसा करते हुए कहा था, द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट एंड एम्बॉडी द जीएसटी is to my mind a classical example of the collaborative cooperative federalism. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, the constitution is not just a set of rules, it is the spirit of India seeking its destiny. मुझे कहते हुए हर्ष, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया, अध्यक्ष, और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। 2003 में जब समझे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉस रोड्स को प्रतिबंधित कर दिया और इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के.आर. मलकानी ने लिखा था, आई वुड लाइक टू कोट, टू थ्रेटन द लिबर्टी ऑफ द प्रेस, टू थ्रेटन the liberty of the press for the sole offense of the non-conformity to official view may be a handy tool for tyrants, but only a crippling curtailment of the civil liberty in a free democracy. A government can always learn more bona fide criticism of the independent thinking citizen than the fulsome flattery of the sultans. Sultans का मतलब चापलूस होता है। अखिल अध्यक्ष महोदय, मलकानी जी और आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप आदेश को रद्द कर दिया और सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान का लाभ अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय
संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वह प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपुल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है अध्यक्ष महोदय। साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वही राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड